जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में। इकोनॉमिक जियोग्राफी जो कि आपका 4th सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका यूनिट फर्स्ट जो कि मीनिंग, कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी वाला टॉपिक है उसको हम इसमें कवर करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर साल एक क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में, और 5 नंबर के प्रश्न इसमें से आते ही आते हैं। ठीक है, मैं इसको लिखने की कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप परीक्षा में आसानी से इसको लिख सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक भी ऐसा होता है जो एक तरह से कहें तो कंसेप्चुअल होता है, तो जल्दी समझ में नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। चलिए समझते हैं। यहाँ मेरा सिलेबस दिखाने का बस एक ही अर्थ है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे जो आर्थिक भूगोल की मीनिंग है, ये जो मीनिंग है उसी में ये सारा आपका टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है, अभी मैं आपको रिलेट करके इसको दिखाऊंगा। चलिए समझते हैं क्या होता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, अर्थात इकोनॉमिक जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मानव है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम और आप लोग, वो महत्वाकांक्षी है, और महत्वाकांक्षी के साथ साथ वो बुद्धिमान भी है। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी इस अर्थ पे मानव को माना जाता है। तो महत्वाकांक्षा के साथ साथ उसके अंदर बुद्धिमानी भी है। इसी बुद्धिमानी के चलते और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो अपनी आवश्यकताओं को असीमित रखता है, अर्थात सीमित नहीं रख पाता है। ठीक है, और उसकी पूर्ति के लिए वो सतत प्रयास करता रहता है। सतत प्रयास करने के क्रम में वह वस्तुओं का उत्पादन करता है, उपभोग करता है और विनिमय करता है। ये 3 शब्द ही आपको पूरे इकोनॉमिक जियोग्राफी के ढांचे को समझाएंगे। तो वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग और विनिमय करता है, और उस पर जो उत्पादन, उपभोग और विनिमय करते समय भौतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है उसी का अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं कि मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिमानी के साथ साथ उसके अंदर महत्वाकांक्षा भी है, और इसी की वजह से उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, जिसकी पूर्ति के लिए वह सतत प्रयास करता रहता है, और सतत प्रयास के क्रम में वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग और विनिमय करता है, जिस पर भौतिक और भौगोलिक परिस्थिति का जो प्रभाव पड़ता है उसी का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इस चार्ट को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड में मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिए। यहाँ पे 3 शब्द है, उत्पादन, उपभोग और विनिमय। इन तीनों शब्द से ही रिलेट करके मैं आपको इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो पूरा सिलेबस है उसको समझाता हूँ। उत्पादन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे क्रॉप्स हो गए। ठीक है, क्रॉप्स में आप कोई भी क्रॉप्स ले लीजिए। ठीक है, ये पेन थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है तो आप मेरी आवाज़ को सुनिए। ठीक है, आप जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन में आपका खाद्यान्न फसलें आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है ऑलरेडी। दिखाऊं मैं आपको? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेजर क्रॉप्स होते हैं उसका अध्ययन हमको करना है। वीट का करना है, राइस का करना है, टी का करना है, और एग्रीकल्चर रीजन कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको हमको पढ़ना है, जिसमें आपको डार्विन ट्विटलेसी की एक वो पढ़ना है, थियरी पढ़ना है, और एग्रीकल्चरल एंड लैंड यूज मॉडल ऑफ J.H. वॉन टी ह्यूनेन। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। फसलों के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं उनका भी तो उत्पादन ही होता है, तो आपको आयरन ओर का प्रोडक्शन पढ़ना है, कोल पेट्रोलियम का प्रोडक्शन पढ़ना है, इसी के संबंध में इंडस्ट्रियल लोकेशन आपको पढ़ना है। जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करेंगे और हमको अगर उससे कुछ और बनाना है तो उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? इंडस्ट्रीज़ में लेके जाएंगे, तो इसमें आपको इंडस्ट्रीज़ का भी अध्ययन करना है। ठीक है, इसी तरह आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील जो कि ये दोनों मिनरल्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, वेस्टर्न यूरोप और जापान में जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करके उसका उपभोग कैसे करेंगे? उपभोग मतलब यूज कैसे करेंगे जब वो हमारे क्षेत्र तक उपलब्ध हो, अर्थात उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो उसका अध्ययन हमको करना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपको यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा मेजर क्रॉप्स का, यहाँ पे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ आपका हो गया। तीसरा चीज़ मैंने जो आपको बताया वो था विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान किसी वस्तु का। ठीक है, जैसे अगर हम इस देश में कुछ बना रहे हैं और अगले देश में हमको भेजना है तो ये आदान प्रदान कैसे होगा? परिवहन के माध्यम से होगा, अर्थात
ट्रेडिंग और परिवहन के माध्यम से होगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे WTO के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, और इसमें कौन कौन से पैटर्न्स ट्रेंड हैं उसके बारे में, और जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, विनिमय जो कर रहे हैं, इसको अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक देश से दूसरे देश को सामान भेज सकते हैं हम, तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इफेक्ट पढ़ना है हमको ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। और चूँकि हम इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक जियोग्राफी में 5 प्रकार के मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं, लेकिन वैसे 5 प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस जो है आपको केवल 3 वर्ड से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग और तीसरा विनिमय, ठीक है। ये 3 चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, मीनिंग क्या होता है। अब समझते हैं कंसेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली हमको यही नहीं समझ में आता कि कंसेप्ट क्या है, और हम हर एक चीज़ का कंसेप्ट पढ़ते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है, मेरी बातों को आप लोग धैर्यपूर्वक सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो संकल्पना क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जो भी अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, अथवा किसी सब्जेक्ट के बारे में, जब हम किसी इन तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो उसके अध्ययन करते समय उस वस्तु, उस सब्जेक्ट और उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे विचार आएंगे, जैसे मान लीजिए कि वो कैसा है, क्यों ऐसा है, और क्या क्या वो करता है, ऐसे विचार बहुत सारे आएंगे दिमाग में, ठीक है। तो इन विचारों में से, इन कल्पनाओं में से जो चीज़ें मथ कर सामने आती हैं, प्योर रूप में जो अंततः सामने आती हैं निष्कर्ष रूप में, उसी को हम संकल्पना कहते हैं। बात आपको समझ में आई कुछ? चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर आप किसी एक व्यक्ति को देखते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखते हैं, पहली बार देखते हैं, मान लीजिए आपने उसको देखा, तो आप देखेंगे कि वो कैसा गरीबों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कितना पैसा खर्च करता है। अंततः जो है बहुत सारी चीज़ों देखने के बाद 2 परिस्थितियाँ निकलती हैं। एक होता है कि वो इंसान गलत है, और एक होता है वो इंसान सही है। तो या तो आप इसको टिक करिए या फिर इसको टिक करिए। तो निष्कर्ष रूप में ये दोनों चीज़ें सामने आई। तो ये जो है उस व्यक्ति के प्रति आपकी अवधारणा बन गई, और अवधारणा का ही दूसरा नाम संकल्पना है। अगर आपको बात समझ में आ गई होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो संकल्पना होता है वो उसका स्वरूप निर्धारित करता है। स्वरूप का मतलब क्या होता है, वो किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो वो किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है। जब प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों ने या फिर जिन्होंने भी अध्ययन किया, जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो अध्ययन कर रहे थे, तो उन लोगों के दिमाग में जो भी विचार आए, जो भी कल्पनाएं उन लोगों के दिमाग में आए, अंततः उन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला उसको उनकी संकल्पना कहा जाता है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। संकल्पना किसी व्यक्ति विशेष की होगी, उसकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है वो चीज़, ठीक है। उसकी संकल्पना को हम लोग केवल कॉपी किताब से पढ़ते हैं, हम लोग अपनी संकल्पना इकोनॉमिक ज्योग्राफी में नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो उसने जो जो चीज़ें समझी कि ये चीज़ें होनी चाहिए इकोनॉमिक जियोग्राफी में, ये तत्व होने चाहिए इकोनॉमिक जियोग्राफी में, उसी को हम संकल्पना के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। चलिए आगे चलते हैं अब। तो जो सबसे पहली संकल्पना उभर के सामने आती है वो है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। आर्थिक भूगोल में जो पहली संकल्पना है वो है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। भूदृश्य का मतलब भूमि पर जो भी आपको दिख रहा है दृश्य, उसको भूदृश्य कहेंगे। और आर्थिक साथ में जुड़ा हुआ अर्थात धन से रिलेटेड, तो धन से रिलेटेड भूदृश्य क्या है, भूमि आपका हो जाएगा जिस पे आप फसल उगाते हैं, इंडस्ट्रीज हो जाएगा जिससे आप सामान बनाते हैं, जहाँ पे सेवा हो जाएगा, जैसे सेवा आप कहीं जाके नौकरी कर रहे हैं तो इससे भी आपको धन मिल रहा है और वो भूमि पर दृश्य हो रहा है, ठीक है। तो आर्थिक भूदृश्य का मतलब यही होता है कि भूमि पर जो भी दिख रहा है और उससे लाभ प्राप्त हो रहा है उसको आर्थिक भूदृश्य कहेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है पूरे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, क्योंकि जब भूदृश्य ही नहीं रहेंगे, आर्थिक भूदृश्य ही नहीं रहेंगे, तो आर्थिक एक्टिविटीज, आर्थिक काम होंगे कहाँ पे, ठीक है। तो आर्थिक भूदृश्य में सभी पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। सभी पक्ष सम्मिलित करने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें पशुपालन को ले लेंगे, कृषि को ले लेंगे, व्यापार को ले लेंगे, ये सारे पक्षों को इसमें कवर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भूदृश्य पर ही हो रही हैं। ये विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्य इसमें किए जाते हैं। मैंने आपको बताया ही, पशुपालन किए जाते हैं,
उद्योग किए जाते हैं, कृषि किए जाते हैं, सेवा क्षेत्र में आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम किसी को सेवा प्रदान करते हैं। जैसे अगर हम कोई आपको पढ़ा रहा हो तो वो भी आपको सेवा प्रदान कर रहा है, डॉक्टर आपको देखभाल कर रहा हो तो वो भी आपको क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। ठीक है। चौथा जो चीज़ मैंने आपको यानी यहाँ पे लिखा है कि जो प्रधानता होती है किसी एक ही कार्य की होती है। किसी एक क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे कृषि भी होती रहती है, उद्योग भी लगे रहते हैं, पशुपालन भी होगा, लेकिन वहाँ पे प्रधानता किसी एक ही चीज़ की होगी। जैसे वो क्षेत्र जो होगा वो कृषि प्रधान क्षेत्र होगा, अर्थात मैक्सिमम वहाँ पे जो लोग होंगे वो कृषि कर रहे होंगे। ठीक है। इसीलिए जो है जो आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना है उसमें दिखते तो बहुत सारे आर्थिक कार्य हैं, लेकिन प्रधानता किसी एक ही कार्य की होती है। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आप ऐसे पेपर में लिख सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्पना है और आर्थिक भूदृश्य के सभी पक्ष इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, सेवा, ये सारी चीज़ें। विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्य इसमें होते हैं, लेकिन प्रधानता केवल एक ही प्रकार के कार्य की होती है। वेल डन। आगे चलें। दूसरी संकल्पना जो आगे आती है वो है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होता है। जो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, भूमि पर जो भी चीज़ें दृश्य करने लायक हैं उसको हम आर्थिक भूदृश्य कहते हैं, जिससे हमको धन की प्राप्ति हो। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होता है। ये सारा स्टेटमेंट्स के रूप में आपको होगा, क्योंकि ये संकल्पना है, लोगों की अपनी एक विचारधारा है। जिसने इसका अध्ययन किया शुरुआत में उसने इस संकल्पना को दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की संकल्पना अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो ये उसने जो संकल्पना दी उसमें दूसरा है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? जो आर्थिक भूदृश्य होता है हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। विकास की प्रक्रिया इसमें होती रहती है। परिवर्तन का मतलब एक ये कह सकते हैं हम कि उसमें हमेशा दर पे दर उसमें विकास होता रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे जो छोटा नागपुर का पठार है इस समय, वो इस समय तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है, लेकिन इसके पहले वहाँ पे वनाच्छादन होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे थे सब। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये क्रमिक रूप से परिवर्तन और विकास होता है। मतलब कि किसी भी जगह आप देखेंगे तो पहले तो हर जगह जंगल होगा। ठीक है। जंगल कुछ जगह साफ़ किए गए होंगे, वहाँ पे कृषि हुई होगी। कृषि के बाद वहाँ पे उद्योग लगे होंगे। उद्योग होने से धीरे धीरे जब उद्योग बढ़ गए होंगे तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा होगा। तो ये जो विकास है वो क्रमिक रूप में होता रहता है। परिवर्तन और विकास क्रमिक रूप में होता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक होता है। मैं केवल आपको ये लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक भूदृश्य संरचना जो है वो आर्थिक प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक होता है। आप बस इसको एक बार अच्छे से पढ़िए। जो आर्थिक भूदृश्य संरचना मतलब जो भी संरचना हमको भूमि पर दिख रही है, दृश्य रूप में जो भी संरचना हमको दिख रही है, वो आर्थिक प्रक्रिया मतलब हमारे कामों के, जो हम लोग आर्थिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो प्रक्रिया, और आर्थिक विकास हमने कितना विकास किया है उसकी अवस्था का द्योतक होता है। ठीक है। मतलब वही दिखाता है कि हमने कितना काम किया और कितना विकास किया। इसको कैसे समझ सकते हैं? समझने के लिए तो आप समझ गए होंगे इसको लिख कैसे सकते हैं। तो आर्थिक भूदृश्य में परिवर्तन क्रमबद्ध पद्धति से मैंने आपको पिछले ही टॉपिक में बताया था। ये कैसे होता है? मानव और प्राकृतिक कारणों से होता है। मैंने आपको बताया ना कि पहले वहाँ पे अगर वन होगा तो वहाँ पे लोगों ने वन को काटा होगा, उसके बाद वहाँ पे कृषि करना स्टार्ट किया होगा, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे उद्योग आके लगे होंगे जिससे कि वो औद्योगिक क्षेत्र बन गया। ठीक है। तो इसकी वजह से ये मानव और प्राकृतिक कारणों से इसमें परिवर्तन होता रहता है आर्थिक भूदृश्य में। ठीक है। तो वर्तमान आर्थिक भूदृश्य जो भी है, वर्तमान आर्थिक भूदृश्य की जो संरचना है वो आर्थिक प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास का ही द्योतक है। हमने कितना काम किया, हमने कितना विकास किया, यही उसकी द्योतक है। ठीक है। जो आर्थिक विकास होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला युवा अवस्था, दूसरा प्रौढ़ अवस्था और तीसरा वृद्ध अवस्था। युवा अवस्था का मतलब ये होता है कि अभी वहाँ पे जितने भी संसाधन हैं वो अभी अच्छी तरह से यूज नहीं हो पाए हैं, अर्थात अभी भी वहाँ पे बहुत संसाधन है। युवा अवस्था का मतलब ये होता है विकास के क्रम में। दूसरा जो मैंने आपको प्रौढ़ अवस्था बताई उसमें क्या होता है, जो संसाधनों का शोषण एक तरह से कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन जो होता है वो एकदम पीक पर होता है अपने। ठीक है। तीसरी अवस्था आती है वृद्ध अवस्था। यहाँ पे इतना अधिक संसाधनों का शोषण हो चुका रहता है कि यहाँ पे विकास धीरे हो जाता है। ठीक है। एक तरह से हम समझे तो एक छोटा लड़का, बीच का एक यंग लड़का और जो अंत में एक वृद्ध व्यक्ति। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे समझ सकते हैं आप इसको रिलेट करके। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट है आर्थिक क्रियाओं की जो स्थिति है इसकी भी विवेचना की गई है। ठीक है। मतलब कि कहाँ पे ये आर्थिक क्रियाएं होंगी।
आर्थिक क्रियाओं के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि 5 प्रकार की मुख्य रूप से 3 होती हैं, उस तरह 5 प्रकार की होती हैं। 3 कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये जो सेकेंडरी और टर्सरी होती हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होती हैं, इसमें कृषि और पशुपालन आ जाता है। इसमें जो उद्योग रहते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और टर्सरी में जो होता है उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो है वो चीज़ें आती हैं जो आप कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, या फिर किसी की सेवा के रूप में आप पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर के रूप में आप सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में भी ये पार्ट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उसकी स्थिति का पता कैसे लगाया जाए, उसके बारे में इसकी संकल्पना में ये कहा गया है कि आर्थिक क्रियाओं की जो अवस्थिति है उसकी विवेचना करनी होती है। विवेचना कैसे होगी? न केवल संसाधन कहाँ पे है या फिर जो आर्थिक बुद्धि से हम देख रहे हैं वो कहाँ पे है ये बताना होता है, बल्कि हमको ये भी बताना जरूरी होता है कि वो क्यों वहाँ पे है। जैसे अगर इस यूपी में अगर किसी फसल का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? यहाँ की जलवायु की वजह से, यहाँ की वर्षा की वजह से, तो वहाँ के तापमान की वजह से, तो ये आपको बताना पड़ेगा कारण। ठीक है, और जो सभी तत्वों के जो क्षेत्रीय अंतर संबंधों का विवेचन हमको दिखाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे जितने भी तत्व हैं, जैसे तापमान हो गया, यहाँ की समतल भूमि कैसी है वो हो गई, यहाँ पे जलवायु कैसी है यहाँ की, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं। तो सभी तत्व जो हैं उसके क्षेत्रीय अंतर संबंधों का इसमें विवेचना करना पड़ता है। उत्पादन, उपभोग और परिवहन, ये सब इससे संबंधित होते हैं। मतलब क्या उत्पादन होगा, उपभोग कैसे होगा और परिवहन, ये सारी चीज़ें जो वर्तमान में जो उस समय के वहाँ की जो तत्व हैं, जो जलवायु तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं और जो भौगोलिक तत्व हैं, उनसे अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आर्थिक क्रियाओं की स्थिति है उसका भी निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, तो एक ये संकल्पना हो गई। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया की संकल्पना। अब ये क्या होता है क्षेत्रीय कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया की संकल्पना? तो आप जानते हैं कि विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में अंतर संबंध पाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज़ उगाई जा रही है, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में फसल उगाई जा रही है, तो हम उस फसल को दूसरे क्षेत्र में भेज सकते हैं। वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे उसको जो है, जैसे मान लीजिए हमने गेहूँ उगाया तो उसको ब्रेड बनाने के लिए वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो हर एक आर्थिक प्रदेश एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है, एक दूसरे के विकास में योगदान भी देते हैं। वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पर है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए इस देश से अगर हम दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं तो ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव है। किसी चीज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव है। ठीक है, चौथा चीज़, क्षेत्रीय संगठन की भावना इससे जागृत होती है कि हम एक दूसरे से जुड़कर ही विकास कर सकते हैं, ऐसा भाव आता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया की इसमें संकल्पना भी बताई गई है। ये मुख्य रूप से 5 संकल्पनाएं थी जिसका स्टेटमेंट्स बस आपको लिख के एक्सप्लेन करना होता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कैसे करना है, और ये 5 संकल्पनाएं आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 5 संकल्पनाएं याद करके और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं अप्रोचेस क्या होते हैं, उपागम क्या होते हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी के। उपागम की बात करें तो उपागम होता क्या है? उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। उपागम का मतलब होता है दृष्टिकोण। किसी भी सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ते हैं वो उसका उपागम होता है। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए आर्थिक भूगोल है तो आर्थिक भूगोल का उपागम क्या होगा? दृष्टिकोण हो गया। क्या होगा? पढ़ने का, अध्ययन करने का। एक हो सकता है वस्तुगत उपागम। वस्तुगत उपागम क्या होता है? प्रत्येक वस्तु और तत्व को अलग अलग करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में गेहूँ का हम अलग से अध्ययन कर लिए, धान का अलग से अध्ययन कर लिए, किसी उद्योग का अलग से अध्ययन कर लिए। तो ऐसे करके जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं वस्तुगत उपागम। दूसरा जो आता है व्यावसायिक उपागम। व्यावसायिक उपागम में क्या होता है? प्रत्येक व्यवसाय का अलग अलग करते हैं। जैसे अगर इंडस्ट्रीज़ का करना है तो उसका कर लिए, अगर हमको कृषि का करना है तो उसका कर लिए, इसी तरह व्यापार का करना है तो उसका कर लिए। तो ये सारे अलग अलग जो है व्यवसाय करते हैं। तीसरा जो आता है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम में क्या होता है? किसी वस्तु या तत्व का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन करते हैं, फिर जो है दूसरे वस्तु को उठाते हैं। जैसे अगर हमको धान का अध्ययन करना है, ठीक है, तो धान का हम पूरे ग्लोब पे देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा प्रोडक्शन है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये कहलाता है क्रमबद्ध उपागम। चौथा जो आता है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या है? तो एक पर्टिकुलर पूरे विश्व को
कुछ विशेष प्रदेश में विभाजित कर लेते हैं, उसके बाद उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्षेत्र को हमने डिसाइड कर लिया कि ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा, कृषि प्रदेश है। किसी को हम जो है खनिज प्रदेश के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रादेशिक अध्ययन। ये हो गया चौथा उपागम आपका। पांचवा उपागम देखते हैं, तो पांचवा उपागम है सैद्धांतिक उपागम। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सिद्धांत, अगर कोई व्यक्ति ने उस चीज़ के बारे में अगर सिद्धांत दिया, तो उस सिद्धांत के संदर्भ में अगर हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का, तो हम कहेंगे कि ये सैद्धांतिक उपागम है। ठीक है, छठा है संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम। कैसे किसी वस्तु का, संसाधन का कैसे उपयोग किया जा रहा है, इसको अगर नज़र में रखते हुए अगर अध्ययन कर रहे हैं तो इसको संसाधन उपयोग प्रक्रिया उपागम करते हैं। ठीक है, तंत्र विश्लेषण क्या होता है, इसमें हर एक चीज़ आ जाएगा, वस्तुगत आ जाएगा, क्रमबद्ध आ जाएगा, व्यवसायिक आ जाएगा। हर एक चीज़ को जब सम्मिलित कर लिया जाता है, सभी उपागमों का समावेशन इसको कहते हैं। ठीक है, सभी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। इस तरह करके जब हम अध्ययन करते हैं, गेहूँ अगर उगा रहे हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरह का अध्ययन करते हैं, तो इसको कहते हैं तंत्र विश्लेषण उपागम। तो ये उपागम होता क्या है, दृष्टिकोण होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का दृष्टिकोण, हम कैसे उसको पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट में मैंने आपको 5 पॉइंट बताएं, और उसके उपागम क्या है। उपागम में आपको 7 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।